Good morning, students. Welcome to Study from Home, a program initiated by Kanamakan Public School, Vrindavan. In this program, we provide you virtual classes directly from to your home. So, in this video of 11th standard business studies, we are going to start a new chapter. But before that, I would like to discuss about the syllabus of UTs. UTs के syllabus को मैं एक बार discuss कर दूं सबसे पहले अपने इस वीडियो में आगे आने से पहले. For your UT first syllabus, the chapters those are going to be the first two chapters. The very first chapter, nature and scope of business, and the second chapter, forms of business organization. अब आप में से कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरी ये होगी कि सर जो आपने फॉर्मेशन ऑफ कंपनी कराया है इन द एनसीईआरटी दैट इज स्टेटेड एज द 7th चैप्टर, बट मैं आपको बता दूं कि जो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी है दैट इज अ पार्ट ऑफ द 2nd चैप्टर, बिकॉज जॉन स्टॉक कंपनी का फॉर्मेशन जो पूनम गांधी जो बुक हमारे यहाँ लग रही है उसमें ऑलरेडी एडजॉइन करके दिया हुआ है. सो आपके ओवरऑल चैप्टर जो होंगे आपके यूटी में वो होगा द वेरी फर्स्ट नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस, एंड आफ्टर दैट उसके बाद फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एंड अलोंग विद दैट फॉर्मेशन ऑफ कंपनी. तो ये थी कुछ इंफॉर्मेशन आपके यूटी फर्स्ट के बारे में. अब हम बात कर लेते हैं आज के वीडियो के बारे में. टिल नाउ इन बिजनेस स्टडीज, since the day when we started our own organization, we learned about the business, we learned about industry, we learned about the factors which help us while conducting a business. And in 2nd chapter we studied about how to select an organization, if we'll have to go through the business, and after selecting the joint stock company we also studied about how to form a company. अब तक हम इतना कवर अप कर चुके हैं. अब मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से. आप लोग ट्रेन में बैठे होंगे, आई एम डैम श्योर अबाउट आप सबने कहीं ना कहीं रेलवे से ट्रेवल किया होगा. आपके मोहल्ले में कोई बिजनेस एंटरप्राइज है, उसके ओनर को आप जानते होंगे. क्या आप रेलवेज के ओनर को जानते हैं कौन है? जस्ट डू वन फेवर फॉर मी, मुझे पता करके बताइए रेलवेज का ओनर कौन है. आपने पोस्ट किया होगा, आपने स्पीड पोस्ट किया होगा, आपने कोरियर किया होगा, आपने कभी मनी ऑर्डर किया होगा. ये सब काम तो पोस्टल डिपार्टमेंट के हैं. पोस्टल डिपार्टमेंट का ओनर कौन है? अब आप में कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि सर ये इनकी ओनर है गवर्नमेंट. तो आज का हमारा चैप्टर कुछ इन्हीं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में है जिनकी ओनर गवर्नमेंट होती है. Because from the 1st and 2nd chapter we studied about all those organizations which were under the ownership of Indian government of the private hands, यानी कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो प्राइवेट हैंड्स में थे. लेकिन इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे some organization which are not in the hands of private hands, they are in the hands of government. So the chapter we are going to start in today's video is private, public and global enterprise. Private, public and global enterprise. तो मैंने आपको गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस का एग्जांपल दिया, गवर्नमेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस का एग्जांपल दिया कि गवर्नमेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस आर दोज ऑर्गेनाइजेशन जिनकी ओनर गवर्नमेंट होती है. हमने पिछले चैप्टर में सारे के सारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का क्लासिफिकेशन किया है. तो इस चैप्टर में प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का क्लासिफिकेशन हम प्रीवियस चैप्टर में कर चुके हैं. ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में. लेकिन पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में जानने के लिए फर्स्ट वील हैव टू नो अबाउट आवर इंडियन इकोनॉमी. Indian economy, or should I say Indian system of managing the budget and monetary of our country. इंडिया की इकोनॉमी मेजरली दो तरह के ऑर्गेनाइजेशन पे मिलकर बनती है, और वो दो सेक्टर जो इंडिया की इकोनॉमी को बनाते हैं वो दो सेक्टर हैं आपके. सबसे पहला एंड मेजर सेक्टर प्राइवेट सेक्टर. प्राइवेट सेक्टर. उसके बाद जो सेक्टर के बारे में बात करूंगा वो है हमारा पब्लिक सेक्टर. अब
प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर में क्या है, डिफरेंशिएट करते हैं। प्राइवेट सेक्टर आर दोज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या दोज सेक्टर जिसकी ओनरशिप जो है वो होती है इन प्राइवेट हैंड्स, यानी कि आपके हमारे, यानी कि जिनका गवर्नमेंट से कोई सरोकार नहीं है, जो प्राइवेट है, इंडिविजुअल वर्क कर रहे हैं, इंडिविजुअल के हैंड्स में अगर किसी बिजनेस की ओनरशिप है, तो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस को हम बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। अब बात करते हैं पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन की। Exact, it will be contradictory of a private sector. In this, the ownership in the government hands. Ownership in government hands. अब उसके बाद आप लोग बोलेंगे सर हम ये गवर्नमेंट हैंड है तो हम इसको गवर्नमेंट सेक्टर ना बोल के पब्लिक सेक्टर वाले टर्म को यूज करते हैं। एक बात बताइए, गवर्नमेंट इज वर्किंग फॉर whom? In India, the democracy is there, and democracy means to the people, for the people, and by the people. Ultimately, whatever that is owned by the government, it is owned by the people of our nation. यानी अगर रेलवेज की ओनर जो है वो इंडियन गवर्नमेंट है, तो यानी कि रेलवेज के ओनर कौन है? रेलवेज के ओनर हम लोग हैं, बिकॉज गवर्नमेंट हमको रिप्रेजेंट करती है। तो इस वजह से हम यहाँ पे पब्लिक सेक्टर बोलते हैं इसको गवर्नमेंट सेक्टर के साथ साथ। अब हम क्या करते हैं, कैटेगराइज कर देते हैं प्राइवेट सेक्टर को एंड पब्लिक सेक्टर को। किस तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं? प्राइवेट सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशन को हम इन तरह से डिफरेंशिएट करते हैं। सबसे पहला प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन आवर प्रीवियस चैप्टर। द वेरी फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर वाज सोल प्रोप्राइटर। अब सोल प्रोप्राइटर रिकॉल करा दूं आपके एग्जाम के लिए भी। सोल प्रोप्राइटर्स आर दोज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वेयर सिंगल पर्सन इज रिस्पांसिबल फॉर ऑल द बिजनेस एक्टिविटीज एंड ही इज द सोल रिस्क बेयरर एंड प्रॉफिट रेसिपिएंट। यानी अकेला पर्सन ही बिजनेस की हर एक्टिविटी के लिए रिस्पांसिबल होता है एंड वही जिम्मेदार होता है जितना भी प्रॉफिट और रिस्क के लिए। सोल प्रोप्राइटर के बाद जो सेकंड को हमने स्टडी किया था वो था आपका जॉइंट हिंदू फैमिली। जॉइंट हिंदू फैमिली या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है। थर्ड जो था हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस क्या होते हैं? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस आर दोज बिजनेस व्हिच आर रन बाय अ फैमिली एंड द एल्डर मेंबर ऑफ द फैमिली इज वर्क एज द कर्ता एंड द होल सोल डिसीजन मेकर ऑफ द बिजनेस। थर्ड टाइप ऑफ पॉइंट को डिस्कस करूंगा मैं फॉर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इज पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होती है? पार्टनरशिप आर द पार्टनरशिप काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन विच टू और मोर पीपल कम टुगेदर टू कैरी आउट बिजनेस एक्टिविटीज। तो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को हम बोलते हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के बाद जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारा प्राइवेट में वो है हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटीज। पार्टनरशिप के बाद हमारा ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज कोऑपरेटिव सोसाइटीज। व्हाट आर एग्जैक्टली कोऑपरेटिव सोसाइटीज? कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन व्हिच आर फॉर्म्ड टू प्रोटेक्ट द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर एंड ये आपके प्रॉफिट जनरेशन के लिए नहीं बने होते। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर टू अवॉइड द मिडलमैन इन द मार्केट। इसके बाद लार्ज प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है that is one of the major and जिसका खुद का अपना चैप्टर था that is joint stock company। जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है इस बारे में मैं बिल्कुल डिस्कस नहीं करूंगा बिकॉज एक पूरा चैप्टर जॉइंट स्टॉक कंपनी में मैं आपको करवा चुका हूं व्हाट एग्जैक्टली अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एंड हाउ टू फॉर्म अ जॉइंट स्टॉक कंपनी फ्रॉम अ स्क्रैच आइडिया टू शेप इन इट्स वेरी प्रैक्टिकल फॉर्म। ठीक है। एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी को हम फर्दर टू पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं दैट इज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड एंड पब्लिक लिमिटेड। ठीक है, ये भी डिफरेंशिएशन मैं आपको बता चुका हूं। तो ये जो इस साइड में मैंने जो इलैबोरेट किया दैट वाज द प्राइवेट सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, दैट हाउ इंडियन इकोनॉमी इज डिवाइडेड and what kind of private sector organization when it comes to the ownership in private hands. Now we will be highlighted towards the main point
The main focus point, the main highlighted point of this chapter, that is the public sector organization. If we talk about public sector organization for Indian economy, then we can classify public sector organization for Indian economy in further three types. इनको हम आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. इसको पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, और इसमें जो पहला टाइप आएगा वो आएगा आपका डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग. डिपार्टमेंटल अंडर पहला पार्ट आया डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग. अब आज के वीडियो में एक बार जस्ट हल्का हल्का टच करूंगा इनको. नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपने पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन से. सबसे पहला जो पार्ट था पब्लिक सेक्टर का वो है आपका डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग. अब डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या होता है? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग आर those public sector organization in which the work is done in the ministries. जब गवर्नमेंट क्या करती है, जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स की पर्टिकुलर वर्क की मिनिस्ट्रीज बना देती है, और उन मिनिस्ट्रीज के थ्रू जब किसी वर्क का या ऑर्गेनाइजेशन का कंडक्शन होता है, तो उस तरह के डिपार्टमेंट्स को, उस तरह के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हम बोलते हैं क्या? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग. एंड डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का आपका एग्जांपल है इंडियन रेलवेज, इंडियन पोस्ट एटसेट्रा. ठीक है, जितना भी आपका मिनिस्ट्रीज से बनके जितने भी काम होते हैं, BSNL हो गया, ये सारा का सारा आपका डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में आता है. ठीक है, इसके बाद जो सेकंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है वो है आपका स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन. अब व्हाट इज स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन? देखिए, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में तो सारा का सारा काम मिनिस्ट्री के अंडर में हो रहा था. स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन क्या है? स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन आर दोज पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन व्हिच कम्स इन एग्जिस्टेंस बाय स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. यानी कि जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन होते हैं वो उस तरह के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो एग्जिस्टेंस में आते हैं. उनके एग्जिस्टेंस में लाने के लिए एक स्पेशल पार्लियामेंट्री एक्ट की रिक्वायरमेंट होती है. अब सर, हाउ इट इज पॉसिबल? तो मैं आपको बता दूं, आपको पता है इंडिया में SBI किस एक्ट के अंदर आया है? इंडिया में SBI है आपका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1955. RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1932. ऐसे ही LIC और ऐसे ही बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जिनका एग्जिस्टेंस एक पर्टिकुलर लेजिस्लेशन से, एक पर्टिकुलर कानून के थ्रू होता है. तो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, द थर्ड काइंड ऑफ पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन आर गवर्नमेंट कंपनीज. गवर्नमेंट कंपनीज कोई अलग से कोई पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है. गवर्नमेंट कंपनीज आपकी जॉइंट स्टॉक कंपनीज ही होती हैं जिनका फॉर्मेशन इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंगली होता है. लेकिन बस बात इतनी सी है, किसी भी अगर जॉइंट स्टॉक कंपनी में 51% की शेयर होल्डिंग किसी पब्लिक सेक्टर की है तो उस कंपनी को हम गवर्नमेंट कंपनी बोलेंगे. इसका एग्जांपल है आपका भेल, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड. इसका एग्जांपल है सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड. ठीक है, तो इस वीडियो में हमने क्या जाना? इस वीडियो में हमने जाना इंडियन इकोनॉमी के बारे में. इस वीडियो में हमने जाना प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर के डिफरेंशिएशन के बारे में. वी आल्सो स्टडीड अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर एंड वी आल्सो टच्ड देयर पर्टिकुलर टाइप्स. एंड इफ वी टॉक अबाउट पर्टिकुलरली चैप्टर पब्लिक सेक्टर में हमने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के बारे में जाना, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के बारे में जाना, गवर्नमेंट कंपनीज के बारे में जाना. तो इस वीडियो में इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में we will study about the departmental undertaking along with its merits, demerits and feature. तब तक के लिए hello students, in the previous part of the video we got to learn about the Indian economy and on what sectors our Indian economy relies on, and those sectors were private sector and public sector. In this video we are going to further elaborate the public sector organization, and the very first public sector organization that we got to know about in our previous video was departmental undertaking.
before going into what is in the slide, I'd like to tell you something about what exactly department undertakings are. I'm damn sure about that many of you have been in trains. And do you realize who is the owner of those trains? So department undertaking is directly like that. आप में से कुछ बोलेंगे सर ट्रेन की जो ओनर है वो इंडिया की रेलवे मिनिस्ट्री है, ठीक है? यस, दैट इज राइट. एंड जैसे कि रेलवे की ओनर आपकी गवर्नमेंट है, वैसे ही बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिसकी ओनर गवर्नमेंट है. तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज अ पब्लिक एंटरप्राइज विच इज ऑर्गेनाइज्ड, controlled and managed by the government in the same way as any of the government department. I am damn sure about that you have seen ministries in function. In department undertaking, the head is ultimately the ministry. Like some of the examples are given here. Railways, we know who's the owner of railways, the railways ministry. Post and telegraphs, telecommunication ministry, ठीक है? ऐसे ही पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, देयर इज सेपरेट मिनिस्ट्री फॉर दैट. ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, फॉर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देयर इज डिफेंस मिनिस्ट्री. So departmental undertaking are those public organization which is organized, controlled and managed by the government in form of ministry, and the head of these public organizations are their ministers, and under the minister public servants look for these departments. ठीक है? अब एक सिंपल सी बात करूं तो इस डिपार्टमेंट में मोस्टली जो आपके एम्प्लॉयज़ होते हैं वो आपके सिविल सर्वेंट्स होते हैं. एक एग्ज़ाम के थ्रू, एक प्रोसीजर के थ्रू उनका अपॉइंटमेंट होता है वहाँ पे, और इनकी जो द इन्वेस्टमेंट ऑफ दिस काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कम्स डायरेक्टली फ्रॉम गवर्नमेंट ट्रेजरी, एंड इनकम जनरेटेड बाय दीज ऑर्गेनाइजेशंस गोज डायरेक्टली टू गवर्नमेंट treasury. So in the next slide we are going to see some feature of these departmental undertaking organization. Those are our public sector organization. So very first feature is the formation. The formation to departmental undertaking is created by the government and it is attached to a particular ministry. Mean after formation of that particular department, that department is attached to ministry. Like after setting up any of the train factory or coach factory, that is directly attached with whom? To the railways ministry. After setting up any ordnance factory, that is attached with defense ministry. ठीक है? In the first point was formation. Second point is no separate legal entity. It is not a separate legal entity. अब मैं आपको बताऊं what is separate legal entity. Separate legal entity आपकी थी जॉन स्टॉक कंपनी. How it has the status of artificial person. But these kind of organization are not separate legal entity. It cannot sue and cannot be sued without the government consent. Means all those actions, all whatever is there, one has to go through all the government formalities for to sue them or taking any legal action to them. थर्ड इज मैनेजमेंट एंड कंट्रोल. ये मैंने आपको बिगनिंग में बता दिया था कि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ दिस काइंड ऑफ पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन इज बाय द कंसर्न मिनिस्ट्री ऑफ द government, and head to these kind of organization is the respective ministers of party which is currently in ruling. फोर्थ, फाइनेंस के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से इनका जितना भी फाइनेंस आता है वो गवर्नमेंट ट्रेजरी से आता है, एंड इनकी जो प्लानिंग होती है, प्लानिंग कम्स फ्रॉम सेंट्रल बजट. ठीक है? जितने भी डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग्स ऑर्गेनाइजेशन है उनकी जितनी भी फाइनेंसिंग है वो गवर्नमेंट बजट से डिक्लेयर होती है. कितना किस ईयर में कितना अमाउंट उनमें इन्वेस्ट करना है. रिगार्डिंग दैट, नो बोरोइंग पावर्स. These departmental undertakings has no borrowing powers. If they'll have to do for any of the borrowing, then government does the borrowing, and after borrowing from international institutions or any other institution, government directly invest in them.
ठीक है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर यहाँ से हमको केस स्टडी मिल सकती है, दैट इज नो अथॉरिटी टू यूज रेवेन्यू। आपको ये पॉइंट किस नाम से मिलेगा? नो फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि दे अर्न द रेवेन्यू बट दे डोंट हैव एनी अथॉरिटी टू यूज दैट रेवेन्यू for the expansion of that particular organization, because that is solely watched by the government. They are currently in government, and without the consent of government nothing can be done. Any of the officer, any of the employee, any of the manager is not liable for their expansion, ठीक है। and they cannot use their revenue because that revenue directly goes to government treasury. So these were few of the features of departmental undertaking. After the features, the merits we have discussed in the previous slide too, and here we'll also discuss what exactly merits we have in departmental undertaking organizations. Easy to form. I have told you about how the formation take place. Any of the organization is set up by the government, and after that organization is connected with respective ministry, ठीक है। उसके बाद easy financing step is very easy. You don't have to worry about shareholding, you don't have to worry about investment. The investment financing that directly comes from government treasury. And after that, secrecy. Yes, secrecy is maintained as all the operation taken place under the watch of government, and government does make the secrecy for their better and smooth conduction, ठीक है। उसके बाद accountability to people. These are the organization which is run by the government, and it is the duty of government to be accountable to people. So these departmental undertaking organization are accountable to people, ठीक है। तो these were few of the merits of departmental undertaking. The next is demerits of a departmental undertaking. What are the major demerits? What are the major flaws in these kind of public sector organization? If I'll be looking about the demerits of departmental undertakings, मैं departmental undertakings के demerit की बात करूँ तो सबसे पहला पॉइंट जो मैंने आपको फीचर का जो लास्ट पॉइंट था नो अथॉरिटी टू यूज रेवेन्यू, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में, यानी कि दे कैन नॉट व्हाट एवर द इनकम दे आर अर्निंग दैट दे हैव टू सबमिट टू द गवर्नमेंट ट्रेजरी। आप उनका मन करे अपने मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, एक्सपेंशन पॉसिबल नहीं है बाय देयर ओन, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमारा यही है, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। सबसे मेजर जो पॉइंट है वो है लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। अब इसके बाद जो आएगा लैक ऑफ क्विक डिसीजन मेकिंग। अब सर लैक ऑफ क्विक डिसीजन मेकिंग कैसे आएगा? बेटा आप लोगों की एनसीईआरटी में एक पॉइंट दिया होगा, एंड आई एम डैम श्योर अबाउट यू आर गोइंग टू आस्क क्वेरी फॉर दैट, रेड टेपिज्म, ठीक है। रेड टेपिज्म टर्म का मतलब होता है ऑफिशियलशिप, यानी कि व्हेनेवर इट कम्स टू डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग the system is divided in such an official system that for any single authority, for any single requirement, that particular decision or that particular document has to go through many tables. यानी कि हम कोई स्लाइटली चेंज भी करना हो, ठीक है, तो उस चेंज को या उस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट को क्या करना पड़ेगा, उस रिक्वायरमेंट को बहुत सारी टेबल से जाना पड़ेगा, ठीक है। पहले उसका जो ऑफिसर होगा, उसके बाद उसका सीनियर, फिर उसका सीनियर, एंड एंड ऑफ द डे इट विल गो डायरेक्टली टू मिनिस्टर्स टेबल, ठीक है। तो जब इतने सारे टेबल्स पे एक डिसीजन जाएगा तो डेफिनेटली द डिसीजन वुड बी डिलेड। डिसीजन क्या हो जाएगा, इससे डिसीजन इससे डिले हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद लैक ऑफ मैनेजमेंट। अब लैक ऑफ मैनेजमेंट एज यू गाइस ऑलरेडी नो दैट इसमें इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, दोज एम्प्लॉयज़ आर सिविल सर्वेंट्स एंड दे डोंट हैव स्पेशलाइजेशन, दे आर गिवन द टास्क एंड दे फॉलो द टास्क, ठीक है। एंड दीज सिविल सर्वेंट्स आर ट्रांसफर्ड टू मिनिस्ट्री टू मिनिस्ट्री, so that's why in this kind of organization that is usually seen is the lack of management, ठीक है। इसके बाद जो पॉइंट आएगा वो आएगा गाइडेड बाय पॉलिटिकल कंसिडरेशन। ऑन दीज ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिकल
political environment impacts so much, and sometimes it enhances its performance and sometimes it does not. Lack of autonomy term का मतलब होता है right, so they don't have right on themselves. Low efficiency, as these are public organization, they work for welfare of citizen of particular country. ठीक है, that's why they don't expand and growth in comparison to any of the private organization. तो हमने इसमें देखा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के बारे में. व्हाट डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज organization which is organized, controlled and managed by the government, and some of its features, the major merits and few of the demerits. For a better understanding of these kind of organization, let us look into a case study and understand what exactly a departmental undertaking organization is. So case study solve करने से पहले मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, and same चीज़ I am going to repeat, same thing I am going to repeat today, that when you are following the case study, just focus on the words. Every case study contains at least one highlighted statement, and it can also be more than one, but at least every case study contains one highlighted statement. So if you want to solve the case studies in a better way and you want to make your understanding better regarding that, then I'm damn sure about that. आपको क्या करना है, आपको उस highlighted statement को इस case study में ढूंढ के लाना है. ठीक है, और as you guys already know, we don't have that good communication skill जो हम इंग्लिश में बहुत अच्छे से समझ सकें. तो हमको क्या करना होगा, हमको हर केस स्टडी को एटलीस्ट 2 बार तो पढ़ना ही पढ़ना है for to understand it better. ठीक है, so let us start with our case study of very first case study of this chapter, that is related with departmental undertaking. चलिए, let's see. Indian Railways is a part of Railway Ministry. That is, underline it. It is organized, financed and controlled by a Railway Ministry. The finances are, yani it is financed and controlled by Railway Ministry. The finances are allocated from government treasury and what? Government treasury. मैंने बताया था आपको government treasury, and whatever revenue it earns is deposited to government treasury only. It is treated as a part of the government, and even the appointment, recruitment and selection of the employees is done in the same way as that of civil servants. ठीक है, केस स्टडी क्या कह रही है? केस स्टडी इज गिविंग अस इनसाइट टुवर्ड्स वन ऑफ द बिगेस्ट डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स ऑफ आवर कंट्री, इंडियन रेलवेज. ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह से एक इंडियन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इंडियन रेलवे काम करता है, उसमें फाइनेंसेस कहाँ से अवेलेबल होते हैं, उसके रेवेन्यू के साथ. रेवेन्यू का मतलब होता है बेटा इनकम. ठीक है, इसकी इनकम के साथ क्या होता है, एंड इसका एम्प्लॉय सिलेक्शन प्रोसेस क्या है. ठीक है, तो इस तरह की केस स्टडी है. ये केस स्टडी आपसे इजीली एग्जाम में 4 मार्क्स में पूछी जा सकती है. 4 से 5 मार्क्स में ये केस स्टडी आराम से पूछी जा सकती है. तो देख लेते हैं केस स्टडी में क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं. अगर ये केस स्टडी आई तो किस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे. क्वेश्चन नंबर ए, name the type of public sector enterprise railway is considered as. And damn sure about you guys won't be having any trouble after naming this organization. This is the example of departmental undertaking because the lines have underlined part of railway ministry की ओनरशिप में आती है, मीन्स दिस इज डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग. ठीक है, उसके बाद आप देखो ट्रेजरी और रेवेन्यू, गवर्नमेंट ट्रेजरी में जाता है. ठीक है, तो ये भी आपका डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का एक फीचर है. उसके बाद अपॉइंटमेंट रिक्रूटमेंट इसका सिविल सर्वेंट जैसे होता है, यानी एक प्रोसीजर के थ्रू होता है. ठीक है, तो द फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द टाइप ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज रेलवे इज कंसीडर्ड एज, दैट इज डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग. ठीक है, इसके बाद व्हाट इज द स्टेटस ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन रेलवेज. ठीक है, जो रेलवेज में एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं, दे आर नोन एज सिविल सर्वेंट्स. ठीक है, दे होल्ड द स्टेटस ऑफ सिविल सर्वेंट्स. ये आपका सेकंड हो गया और यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है. ठीक है, दे आर ट्रीटेड एज द सेम वे एज सिविल सर्वेंट्स.
So civil servants is the status of employees working in railways. C. How does it get its finance? यानी कि अपनी मनी की नीड जो है वो इन्वेस्टमेंट नीड है, कहाँ से फुलफिल होती है इसकी? फ्रॉम गवर्नमेंट ट्रेजरी. द फाइनेंसेस आर अलोकेटेड फ्रॉम गवर्नमेंट ट्रेजरी. सेकेंड लाइन में जो अंडरलाइन किया हुआ है वहाँ से आपको आंसर इसका मिल जाएगा. ठीक है. उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज इट डू विद इट्स रेवेन्यू, यानी ये अपनी इनकम के साथ क्या करती है. ठीक है. तो ये अपनी इनकम के साथ करती है क्या? दैट एवर रेवेन्यू इट अर्न्स इज डिपॉजिटेड टू गवर्नमेंट ट्रेजरी ओनली. ठीक है. तो ये थी आपकी एक केस स्टडी रिगार्डिंग विद डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग. डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में बस एक चीज़ ध्यान रखनी है, दीज आर द पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस एंड दे आर सोली कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री. ठीक है. चलिए डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की बात कर रहे हैं और हम रेलवेज पे आ गए हैं, तो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लूँ. इन द कमेंट सेक्शन आई वुड लाइक टू नो हु इज द करंट रेलवे मिनिस्टर and you guys will answer me in the comment section. ठीक है. तो थैंक यू स्टूडेंट्स. आगे का कंटेंट हम देखेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में.